डिस्क्लेमर फॉर रेड स्टोरी एफएम। यह वीडियो केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री संबंधित लेखक और प्रकाशक के अधिकार में आती है। हमारा उद्देश्य किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि साहित्य को बढ़ावा देना और कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई सामग्री आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कौशल ने जब रवि को उसके और रश्मि के पैरों में गिरकर माफी मांगने को कहा, तो रवि ने साफ मना कर दिया। इस बात से कौशल की बहुत गुस्सा आ गया। उसको लगा कि ये उसकी पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट है। इसलिए कौशल ने रवि को धमकी दी, पर रवि ने उसको भी इग्नोर कर दिया। इस बात से कौशल की ओर गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों से रवि पर हमला करने को कहा। जब रवि ने देखा कि कौशल के आदमी उस पर हमला करने वाले थे, तो वो भी तैयार ही गया। रवि के लिए उन आदमियों को हैंडल करना को बड़ी बात नहीं थी। रवि अपने कॉलेज में जूडो का ब्लैक बेल्ट विनर था, और तो और उसने एक जूडो का स्टेट लेवल का विनर भी रह चुका था। इसलिए वो इन आदमियों को एक ही वार से हरा सकता था। लेकिन जैसे ही वो सारे आदमी रवि को मारने के लिए आगे बढ़े, तो गौरव और विष्णु उनके और रवि के बीच में आकर खड़े हो गए। वो किसी भी हाल में रवि के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहते थे। रवि ने विष्णु और विष्णु की बहुत मदद की थी। ऐसे में वो रवि को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। जब रवि ने देखा कि विष्णु और गौरव उसे बचाने के लिए आगे आ गए थे, तो उसे बहुत अच्छा लगा। सच में रवि ने बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे, जो उसकी हर हाल में मदद कर सकते थे। रवि अब उन पर भरोसा कर सकता था, लेकिन रवि नहीं चाहता था कि उसके और कौशल के मैटर के बीच में उसके दोस्तों को कोई तकलीफ हो। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को इस लड़ाई में कोई चोट आए। वैसे भी रवि उन लोगों को अकेला ही संभाल सकता था, पर अगर उसके दोस्त बीच में आए तो रवि को फाइट करने में परेशानी हो सकती थी। रवि ये हरगिज नहीं चाहता था। विष्णु, गौरव, तुम बीच में मत आओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, रवि ने कहा। नहीं रवि, अगर हमने तुम्हारी मदद नहीं की तो ये गुंडे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, और तुम डरो मत, हमारे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, विष्णु ने रवि से कहा। नहीं विष्णु, तुम और गौरव रहने दो, मुझे कोई चोट नहीं आएगी, इनको तो मैं संभाल लूंगा, रवि ने कहा। लेकिन जेरेनिया, लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोला ना, एक बार पीछे हट जाओ। विष्णु अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले कि रवि जोर से विष्णु से कहा। रवि की इतनी जोर से आवाज सुन विष्णु और गौरव पीछे हट गए। अब रवि और कौशल के आदमियों का आमना सामना होने वाला था। वहां के कैंटीन का माहौल अचानक से बदल गया। अब वो किसी फाइट क्लब जैसा लग रहा था। जब वहां खड़े स्टूडेंट्स ने देखा कि रवि और कौशल के आदमी आपस में लड़ने वाले थे, तो उनको रवि पर दया आने लगी। उन्हें रवि की चिंता होने लगी। उन्हें पता था कि कौशल के आदमियों ने रवि को मारना शुरू किया तो रवि उसके बाद सीधा हॉस्पिटल में पहुंचेगा, या शायद वो मर भी सकता था। सबने अपने दांतों तले अंगुलियां दबा दी। रवि के सामने कौशल के 3 आदमी थे। उन्होंने सोचा कि उन तीनों को जाने की कोई जरूरत नहीं थी। रवि को तो एक अकेला आदमी भी हरा सकता था। इसलिए उन तीनों में से एक आदमी आते आया और रवि के सामने आकर खड़ा हो गया। रवि भी अब फाइट के लिए तैयार था, लेकिन तभी कौशल के फोन की रिंग बज उठी। कैसे ही कौशल का फोन बजा, वो आदमी भी वहीं पर रुक गया। रवि ने देखा कि कौशल के पास किसी का फोन आया था। ये देख रवि के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि ये किसने किया था। जब कौशल ने देखा कि उसकी फोन की रिंग की वजह से रवि और उस आदमी के बीच फाइट रुक गई थी, तो उसे गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में उसने अपने जेब से अपना फोन निकाला। लेकिन जब उसने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश को रहे नाम को पढ़ा, तो उसका गुस्सा डर में बदल गया। वो बहुत डर गया था। रवि ने और वहां खड़े बाकी लोगों ने कौशल के इस बदले हुए रूप को देख लिया था। रवि के अलावा किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौशल को अचानक क्या हो गया था। आखिर किसका फोन था कि वो इतना डर गया था। कौशल ने फोन उठा लिया। हेलो पापा, क्या हुआ आपने इस वक्त फोन किया? कोई काम था क्या? मैं आ जाता हूं अभी, कौशल ने कहा। कौशल की बात सुन कैंटीन में खड़े सभी लोग हैरान रह गए।
इस वक्त कौशल के पास जिस आदमी का फोन आया था वो उसके पापा विकास गुप्ता का था। विकास गुप्ता दिल्ली का बहुत बड़ा नाम था। आज तक उसे कुछ लोगों ने ये देखा था। विकास गुप्ता लोगों से कम ये मिलते जुलते थे, यहां तक कि कौशल को विकास ने कभी फोन नहीं किया था। कौशल को उसके पापा से मिले और बात करे बहुत वक्त हो गया था। लेकिन जब इस तरह अचानक विकास गुप्ता का फोन आना कौशल के साथ साथ सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। जो विकास गुप्ता अपने बिजनेस पार्टनर से भी कभी कभी ही मिलते थे, उन्होंने आज कौशल सामने से फोन किया था। कहां है तू अभी? सामने से तीखी आवाज में विकास गुप्ता ने कौशल से कहा। कौशल अपने पापा की इतनी तीखी और भयानक आवाज सुन एक बार को तो डर गया। फिर उसने अपने आप शांत किया। पापा, मैं तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आया हुआ था। यहां पर एक छोटा सा मैटर हो गया था, बस वो ही सॉल्व कर रहा था, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, कौशल ने कहा। जब रवि और कौशल के आदमी लड़ने के लिए आमने सामने आए तो इतने में ही कौशल के पास उसके पापा का फोन आ गया। विकास गुप्ता दिल्ली के बहुत बड़े आदमी थे, वो ऐसे ही किसको फोन नहीं करते थे। तुम क्या कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में? विकास गुप्ता ने कहा। कुछ नहीं पापा, बस एक छोटा सा मैटर हो गया था, ज्यादा कुछ नहीं, आप फिक्र मत करो, कौशल ने कहा। नालायक, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे कोई काम मत किया कर। तू अभी के अभी अपने बंगले पर वापस आ जा और जो कुछ भी तूने कॉलेज कैंटीन में किया है या करने जा रहा था उसको बीच में ही छोड़कर बंगले पर आ जा, तुझसे बात करनी है। उधर से विकास गुप्ता ने गुस्से से कहा। अपने पापा की ये बात सुन कौशल हैरान रह गया। उसके पापा उससे मिलने आ रहे थे और वो भी इतने गुस्से में, और उसके पापा को इस कैंटीन वाली बात का कैसे पता चली? कौशल अब बहुत डर गया था। उसके पापा ने उसे कैंटीन में कुछ भी ना करने और जल्दी से बंगले पर आने को कहा था। कौशल को लगा कि जरूर कुछ तो बात है, नहीं तो उसके पापा को इतना गुस्सा नहीं आता और वो उनसे मिलने के लिए नहीं कहते। अब कौशल के पास अपने पापा की बात मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब रवि ने देखा कि फोन पर बात करने के बाद कौशल बहुत ज्यादा डर गया तो वो सब समझ गया। उसे पता चल गया कि ये सब काम अंसारी का किया हुआ है। जब रवि और कौशल आमने सामने थे तब रवि के बॉडीगार्ड्स ने अंसारी को फोन करके सब बता दिया था। अंसारी विकास गुप्ता को अच्छे से जानता था। उसने विकास को फोन करके कैंटीन में जो कुछ भी हो रहा था सब बता दिया। अंसारी ने विकास के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर जब अंसारी ने विकास को फोन करके बताया था तो विकास को सब समझ आ गया कि जिस आदमी से कौशल ने पंगा लिया था वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। इसलिए विकास ने कौशल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। चलो यहां से, कौशल ने अपने आदमियों से कहा। यह सुन वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। किसको समझ नहीं आया कि एकदम से कौशल को यह क्या हो गया। जो कौशल रवि को अभी मारने के लिए उतारू था वो अब रवि को छोड़कर जाने की बात कर रहा था। किसको इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। बेबी, क्या तुम सच में जाने चाहते हो? इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा और तुम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हो, रश्मि ने कहा। रश्मि की बात सुनकर कौशल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब उसने देखा कि उसके कहने के बाद भी उसके आदमी नहीं चल रहे थे तो उसे गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें एक बार बोला, समझ नहीं आया क्या? चलो अब यहां से, कौशल ने गुस्से में कहा। कौशल की आवाज सुन उसके आदमी भी पीछे हट गए। इसके बाद कौशल रवि से बिना कुछ कहे ही कैंटीन से बाहर आ गया। उसके जाते हैं रवि और उसके दोस्तों की जान में जान आई, लेकिन उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि जो कौशल अब तक रवि के साथ कुछ भी कर सकता था वो ऐसे अचानक वहां से क्यों चला गया। रवि के अलावा किसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रवि को सब पता था। वो बस हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। इसके बाद रवि और उसके दोस्तों ने अपना खाना खत्म किया और फिर अपनी क्लास की ओर चले गए। इधर जब कौशल अपने बंगले पर पहुंचा तो देखा कि उसके बंगले के बाहर ही उसके पापा की गाड़ी खड़ी थी। ये देख कौशल और ज्यादा डर गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा उससे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों थे। आखिर क्या बात हो गई थी, उसके पापा को उससे मिलने के लिए आना पड़ा। ये सोचकर ही उसका मन घबराने लगा। कौशल जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसके पापा हॉल में सोफे पर बैठे थे। कौशल ने देखा कि उसके पापा बहुत गंभीर लग रहे थे। अपने पापा को इतना गंभीर देख कौशल का डर और बढ़ गया।
आ गए तुम? विकास ने कौशल की ओर देखते हुए पूछा। हाँ पापा, मैं आ गया। ये बोलकर कौशल अपने पापा के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। क्या हुआ पापा, अचानक आप यहां, और ऐसा क्या हो गया कि अपने मुंह से मिलने के लिए यहां तक आ गए? आप कहते तो मैं आ जाता वहां। आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? कौशल ने कहा। तेरी बेवकूफी की वजह से मुझे यहां आना पड़ा, विकास ने कहा। बेवकूफी? मैंने क्या किया अब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो, कौशल ने कहा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है तेरी वजह से ही तो हुआ है, नालायक। अगर मैं तुझे टाइम पर फोन नहीं करता तो आज तू जिंदा नहीं होता, विकास गुप्ता ने कहा। अपने पापा की ऐसी बात सुन कौशल और भी हैरान रह गया। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसकी जान भी जा सकती थी? आखिर उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता था? क्या हुआ पापा, ऐसा क्या हो गया कि मेरी जान भी जा सकती थी? कौशल ने पूछा। क्या हो सकता था? तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे? विकास ने पूछा। कुछ नहीं पापा, वो बस एक छोटा सा मैटर था। कौशल ने विकास को पूरी बात बताई कि कैसे विष्णु ने रश्मि को थप्पड़ मारा और कैसे वो विष्णु को मारने के लिए वहां गया। नालायक, जिस आदमी से तू उलझ रहा था वो विष्णु नहीं कोई और था, और वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पीछे बहुत बड़े आदमी का हाथ है, विकास ने कहा। यह बात सुन कौशल को बहुत हैरानी हुई। आखिर कौन था वो जिससे उसके पापा भी डर गए? जब उसने विष्णु के बारे में पता करवाया था तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिला था। कौन है पापा वो, और आप उससे इतना क्यों डर रहे हो? क्या वो आपसे भी बड़ा आदमी है? कौशल ने अपने पापा से पूछा। जब कौशल अपने पापा के कहने पर अपने बंगले में पापा से मिलने के लिए आया तो उसके पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उसके पापा ने बताया कि जिस आदमी को वो विष्णु समझकर मारने जा रहा था वो विष्णु नहीं कोई और था। पापा, कौन था वो, और आप उससे इतना क्यों डर रहे हो? कौशल ने पूछा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, पर इतना समझ लो कि वो बहुत बड़ा आदमी है, हमारी पहुंच से बाहर का आदमी है वो। जब तू कैंटीन में था तब मेरे पास गुलाब अंसारी का फोन आया था। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर कौशल जो कर रहा है वो अगर उसने किया तो वो हमारे परिवार का नामो निशान मिटा देंगे, विकास ने कहा। अपने पापा की ये बात सुन कौशल का गला सूखने लगा, उसको पसीने आने लगे। अब वो अपनी गलती कर बहुत पछता रहा था। उसे पता था कि अंसारी कितना बड़ा आदमी था। उसका पूरे नॉर्थ इंडिया पर राज चलता था। उसके सामने उसका गुप्ता परिवार कुछ नहीं था। वो गुप्ता परिवार को एक झटके में खत्म कर सकता था। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन है? अगर अंसारी ने उसकी साइड ली है इसका मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है, कौशल ने कहा। हाँ वो तो है, पर अंसारी ने मुझे साफ बताया है कि अगर इस बात की जानकारी बाहर निकली तो अच्छा नहीं होगा, और ना ही तुम फिर से कभी उस लड़के से मिलोगे, विकास ने कहा। कौशल अपने पापा की बात से सहमत था। वो वैसा ही करेगा कि जैसा उसके पापा ने कहा। वो अब रवि से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन पापा, क्या आपने अपनी तरफ से उस लड़के बारे में कुछ पता करवाया? कौशल ने पूछा। हाँ मैंने पता करवाया, पर जो जानकारी मिली है मुझे नहीं लगता उस पर तुम विश्वास भी कर पाओगे, विकास ने कहा। वो कौशल की तरफ एक फाइल सरका दी। कौशल ने वो फाइल अपने हाथ में ली और एक एक पन्ना पलटकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी हैरानी बढ़ती है जा रही थी। क्या पापा ये सच है? रवि तो बेंगलुरु के कॉलेज का सिंपल सा स्टूडेंट है, वो तो बहुत गरीब भी है, लेकिन अंसारी? कौशल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। हाँ ये सच है कि वो एक स्टूडेंट ही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंसारी से उस सिंपल से लड़के के लिए फोन क्यों किया था। लेकिन इस बारे में अब किसी से भी कोई बात मत करना। हो सके तो उससे दूर रहना और उसके बारे में जानने की कोशिश भी मत करना, वरना मारे जाओगे, विकास ने कहा और वहां से निकला गया। कौशल अभी भी सदमे में था। वो तो अभी भी डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर उसके पापा का फोन टाइम पर नहीं आया होता तो आज उसके परिवार का बुरा हाल ही जाता। इधर रवि और बाकी बच्चे क्लास में पहुंच गए। रवि ने देखा कि क्लास के सारे बच्चे उसे हैं घूर रहे थे। रवि ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इतने में अविनाश और रश्मि रवि के पास आए। क्या रवि या विष्णु? अच्छा तुम तो रवि हो, सॉरी, मैंने सोचा विष्णु हो, या दोनों ही हो, अविनाश ने कहा और हंसने लगा। रवि उसकी बात का मतलब समझ गया था
पर उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अविनाश के साथ कुछ भी करने से बच रहा था। रवि को पता था अविनाश सिर्फ उस मैच का बदला निकालने की कोशिश कर रहा था। जब अविनाश ने देखा कि रवि उसकी बात को अवॉइड कर रहा था तो उसे गुस्सा आने लगा। देखा, मैं जानता हूं कि तुमने कौशल भाई को बेवकूफ बनाया है। मुझे पता है कि तू विष्णु बनकर विष्णु को बचाना चाहता है। जरेनिया पर तुझे क्या लगता है कौशल भाई तुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? हरगिज नहीं। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा जो तूने और इस विष्णु ने उनके साथ किया था, फिर देखते हैं तू कैसे बचते हो, अविनाश ने कहा और गुस्से से रवि के टेबल पर हाथ मारा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। रवि उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ, पर विष्णु डर गया था। रवि ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसको भरोसा दिलाया कि उसको कुछ नहीं होगा। इतने में ही क्लास में एक लड़की भागते हुए आई। वो बहुत हांफ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ अनन्या, इतना भाग क्यों रही हो? एक लड़की ने पूछा। रवि को अब पता चला कि उसका नाम अनन्या था। वो अनन्या बोलते बोलते रुक गई। हाँ बोलो, क्या बात है? उस लड़की ने पूछा। अरे तुम सब यहां क्या कर रहे हो? बाहर सुपरस्टार अर्जुन और कियारा सिन्हा आई है, उस लड़की ने कहा। उस लड़की के बात सुन पूरी क्लास में हलचल हो गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे। पूरे क्लास में मानी भूकंप आ गया हो। अनन्या, क्या तुम सच बोल रही हो? बाहर सच में अर्जुन और कियारा सिन्हा है। अगर ये मजाक हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, एक लड़की ने कहा। अरे मैं भला क्यों मजाक करूं? अरे वो सच में आए हैं। आने का कारण तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो अभी वो कॉलेज के गेट पर है, अनन्या ने कहा। अनन्या की ये बात सुन पूरी क्लास के बच्चे चिल्लाने लगे। सभी बच्चे इतने जोर जोर से हुटिक कर रहे थे, पर रवि थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। सभी बच्चे अर्जुन और कियारा को देखने के लिए क्लास से बाहर भागने लगे। बस रवि अपनी सीट पर ही बैठा था। क्या हुआ रवि, तुम्हें नहीं चलना? गौरव ने कहा। नहीं तुम जाओ, मेरा मन नहीं है, रवि ने कहा। क्या कहा मन नहीं है? अरे बाहर अर्जुन और कियारा आई है और तुम्हारा मन नहीं है? अरे उनकी एक झलक पाने के लिए लोग मर मिटते हैं, अब चलो भी। गौरव ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले आया। जब कॉलेज के सभी लड़कों को यह पता चला कि उनके कॉलेज में अर्जुन और कियारा सिन्हा आई थीं, तो सब में उनसे मिलने की होड़ मच गई। रवि को उनसे मिलने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर गौरव और विष्णु उसे उठाकर बाहर ले आए। जब रवि बाहर आया तो देखा कि कॉलेज के गेट पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग अर्जुन और कियारा सिन्हा की एक झलक पाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे, लेकिन रवि चुपचाप पीछे खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट और खुशी नहीं थी, और ना ही उसे कियारा और अर्जुन को देख कुछ अजीब लगा। वो बस पीछे खड़ा इस हंगामे को देख रहा था। इतने में ही गेट पर खड़ी एक कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर निकली। उसकी खूबसूरती को देख लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए। कियारा ने बैकलेस टॉप पहन था और वो इसमें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लड़कों की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। सब आंखें फाड़कर बस उसे ही देख रहे थे। लड़के बहुत खुश लग रहे थे और लड़कियों को उसकी खूबसूरती देख जलन हो रही थी। अरे लेकिन अर्जुन सर कहाँ हैं? एक लड़के ने दूसरे लड़के से फूस फुसाते हुए पूछा। अरे मुझे क्या पता, लगता है कोई काम होगा, बिजी होंगे, उस दूसरे लड़के ने कहा। इतने में ही कॉलेज के गेट के सामने एक और कार आकर रुकी। जब कॉलेज के लड़कों ने उस कार को देखा तो उनके तो मानो होश ही उड़ गए। वो कार एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस कार थी। ऐसी कार इंडिया में बहुत कम लोगों के पास थी। कार गेट के पास आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आया। जब सब लड़कियों ने उसे देखा तो उनकी खुशी के मारे चीख निकल गई। वो लड़का और कोई नहीं अर्जुन था। अर्जुन एक सुपरस्टार था और उस कॉलेज की सारी लड़कियों का राजकुमार। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने सपनों के राजकुमार अर्जुन से मिल रही हूं, एक लड़की ने कहा। हाँ यार, देखना वो कितना हैंडसम और हॉट है, एक दूसरी लड़की ने कहा। हाँ यार, मेरा अर्जुन से मिलने का सपना पूरा हो गया। सभी लड़कियों अब अर्जुन के बारे में ही बात कर रही थी। सब लड़कियां अर्जुन का नाम लेकर चिल्ला रही थीं। अर्जुन वी लव यू, सारी लड़कियां चिल्लाते हुए बोली।
अर्जुन भी अपनी कार से बाहर आया और अपने हाथ से सभी की ओर किस का इशारा करते हुए कियारा के पास आया और उसके हाथों में अपने हाथ रख दिए। जब सभी लड़कियों ने अर्जुन को कियारा के साथ देखा तो वो तो मानो अंदर आ जल भुन गई हो। सबकी जलन के मारे आंखें लाल हो गईं। यही हाल लड़कों का भी था जब उन्होंने अर्जुन को कियारा के साथ देखा। यार, ये कियारा कितनी लकी है कि उसे अर्जुन जैसा लड़का मिला है, एक लड़की ने कहा। अरे लकी कियारा नहीं अर्जुन है कि उसे कियारा जैसी लड़की मिली है, एक लड़के ने कहा। इस बात अब लड़कों और लड़कियों में बहस होने लगी। सब बस अर्जुन और कियारा के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी कियारा की नजर उन सभी लड़कों से हटकर दूर खड़े रवि पर जाकर पड़ी। उसको रवि का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा था। कियारा उसे देख नहीं पा रही थी। वो उसका चेहरा देखने के लिए अर्जुन का हाथ छोड़कर रवि की ओर बढ़ने लगी। वो अब रवि के इतना करीब आ गई थी कि वो उसका चेहरा साफ देख सकती थी। जब कियारा ने रवि का चेहरा देखा तो उसका रिएक्शन अचानक ही चेंज हो गया। क्या तुम वही रवि हो ना? हाँ, तुम रवि हो, कियारा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसके आवाज में खुशी साफ देखी जा सकती थी। रवि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने कियारा की तरफ हल्के हाथ से हाई का इशारा किया। जब वहां खड़े सभी लड़के और लड़कियों ने कियारा के मुंह से रवि का नाम सुना तो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कियारा चलते चलते रवि के ठीक सामने आ गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसको को भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी वहां हो रहा था। कियारा अब रवि के बिल्कुल पास आ गई थी। अर्जुन और बाकी सभी लोग भी वहीं आ गई जहां कियारा और रवि खड़े थे। क्या मैं सही बोल रही हूं? तुम रवि ही हो? कियारा ने थोड़ा रवि को कंफर्म करते हुए पूछा। रवि ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो बेंगलुरु में रहते हो ना? कियारा ने इतना कहा और जाकर रवि से अपना हाथ मिलाया। जब वहां पर खड़े लड़कों और लड़कियों ने यह सब देखा तो उनका तो दिमाग ही खराब हो गया। किसको को भी उम्मीद नहीं थी कि कियारा रवि को कैसे जानती थी, और वो इतने अच्छे से कि उससे हाथ तक मिला लिया। अविनाश भाई, क्या लगता है आपको ये रवि मिस कियारा को कैसे जानता है? एक लड़के ने पूछा। इस वक्त अविनाश भी वही सोच रहा था जो वहां पर खड़े सभी लोग सोच रहे थे। क्या आप भी आते ही सवाल कौन पूछता है? मैं दिल्ली कैसे आया बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा। पर इस वक्त मुझे यह जानना है कि आप यहां मेरे कॉलेज में क्या कर रहे हैं? रवि ने पूछा। क्यों आई थी कियारा दिल्ली यूनिवर्सिटी? और कैसे जानती थी कियारा रवि को? क्या कियारा जानती थी रवि का सच? और कैसा रिएक्शन होगा सभी का जब वो रवि को कियारा के बारे में जानेंगे? जब कॉलेज के सब लोगों ने कियारा को रवि से हाथ मिलते हुए देखा तो सब हैरान रह गए। आखिर रवि जैसे फटीचर को कियारा जैसी सुपरस्टार कैसे जानती थी? मैं इस कॉलेज में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग करने आए हैं, इसलिए सोचा कि पहले लोकेशन देख ली जाए। वैसे बहुत अच्छी जगह है, कियारा ने कहा। ओ अच्छा, रवि ने कहा। जब रवि और वहां पर खड़े बाकी लोगों ने देखा कि कियारा ने अभी तक रवि का हाथ ही नहीं छोड़ा तो रवि अनकंफर्टेबल हो गया। मिस कियारा, मेरा हाथ, रवि ने अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा। ओ हाँ, सॉरी, बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला, कियारा ने अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा। वो भी अब थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसे लगा उसने सभी के सामने रवि के साथ कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा दिया। कियारा, ये कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? अर्जुन ने पूछा। जब अर्जुन ने देखा कि कियारा रवि के कुछ ज्यादा ही करीब थी और उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी तो उसे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, वो ये, मैं रवि को स्विंग में मिस कियारा का मेकअप आर्टिस्ट था। जब ये बेंगलुरु में फिल्म शूटिंग करने आई थी तब जब रवि को लगा कि कियारा सच बताने वाली थी तो रवि ने उसकी बात को बीच में काटते कहा। वो नहीं चाहता था कि कियारा रवि के बारे में सबको बता दे। जब कियारा ने रवि के मुंह से यह बात सुनी तो वो भी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद रवि अपने बारे में किसको नहीं बताना चाहता, तो उसे लगा कि रवि ने यह बहाना बना लिया। हाँ, मेरा मेकअप आर्टिस्ट ही था रवि। कियारा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जब अर्जुन और बाकी लोगों ने रवि और कियारा की बात सुनी तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। पहले तो सभी को लगा
कि रवि को कियारा किसी और से रीजन से जानती थी, पर अब सबके लिए रवि फिर से एक मामूली आदमी ही था। मैंने बोला था ना कि ये भिखारी किसी काम का नहीं है, ये तो बस एक मेकअप आर्टिस्ट था मिस कियारा का। अविनाश ने अपने दोस्त से ये बात धीरे से कही, पर कियारा ने उसकी बात सुन ली थी। उसे रवि के लिए बुरा लगने लगा। वो सबको सच बता देना चाहती थी, पर उसने सोचा कि वो रवि की बात को नहीं काट सकती। इसके बाद कियारा ने रवि को बाय कहा और वहां से अपनी शूटिंग लोकेशन देखने के लिए अर्जुन के साथ चली गई। तभी अविनाश और उसके दोस्त रवि के पास आ गए। देखो तो हमारे रवि को किस्मत, सुपरस्टार कियारा का मेकअप आर्टिस्ट था। वैसे मानना पड़ेगा अच्छी जॉब थी तुम्हारी, अविनाश ने कहा और हंसने लगा। लेकिन अब तो रवि को अविनाश की बातों से फर्क पड़ना बंद ही गया था। उसके लिए अविनाश की बातें किसी बकवास से कम नहीं थीं। उसने अविनाश की बात को इग्नोर किया और अपनी क्लास में आ गया। कॉलेज खत्म हो गया था तो रवि ने अपना बैग लिया और सीधा अपनी हॉस्टल की ओर आ गया। जब रवि हॉस्टल पहुंचा तभी रवि के पास अंसारी का फोन आया। रवि ने अंसारी का फोन उठाया और एक कोने में जाकर बात करने लगा। हेलो अंसारी जी, और थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। अगर आप नहीं होते तो शायद आज उस कैंटीन में बहुत हंगामा होता, रवि ने कहा। रवि को पता था कि कौशल के पापा को फोन करने वाले अंसारी ही थे। अरे सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरे फर्ज बनता था, अंसारी ने कहा। अच्छा, तो आपने अब फोन क्यों किया, कोई काम था क्या, रवि ने पूछा। हाँ, एक्चुअली बात यह थी कि आपका को वीडियो जो वायरल हुआ था उसको वायरल करने वाले के बारे में हमें पता चल गया है, अंसारी ने कहा। अच्छा, इतना आप तो बहुत फास्ट हो। वैसे कौन था वो, रवि ने पूछा। सर, उसका नाम करण था, वो दिल्ली के एक बिजनेसमैन का बेटा है, अंसारी ने कहा। करण, रवि ने अपने मन में इस नाम को दोहराया और खुश सोचने लगा। उसने शायद ये नाम पहले कहीं सुना था। तभी उसे याद आया कि ये तो वही लड़का था जिससे उसकी कैफे में हाथापाई हुई थी और रवि ने उसका हाथ भी तोड़ दिया था, और गरिमा उसकी गर्लफ्रेंड थी। सर, आप टेंशन ना लें, हम इस मामले की देख लेंगे। करण ने डील हम कर लेंगे, अंसारी ने कहा। नहीं अंसारी जी, आप रहने दो, आपको वैसे भी बहुत कम होता है तो आप तकलीफ मत लो। ये मेरा मैटर है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, रवि ने कहा। पर सर, आप कैसे? आप तो करण को जानते भी नहीं हो, अंसारी ने कहा। अंसारी जी, उसकी फिक्र आप मत करो, आप बस मुझे गरिमा को नंबर सेंड कर दो, रवि ने कहा। अंसारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि भला गरिमा का नंबर क्यों मांग रहा था? पर अंसारी ने रवि ने कोई सवाल करना सही नहीं समझा। इसके बाद अंसारी ने रवि को गरिमा का नंबर देकर फोन कट कर दिया। इसके बाद रवि ने अपने फोन में गरिमा का नंबर डायल किया और उसको फोन लगा दिया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सामने से गरिमा ने कहा। मैं रवि बोल रहा हूं, रवि ने कहा। सर, आपने फोन किया, कोई काम था क्या? मैं अभी आती हूं, आप कहां हैं? जब गरिमा ने रवि की आवाज सुनी तो उसने घबराते हुए कहा, देखो, तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम कर दो। कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो, मुझे उससे मिलना है, रवि ने कहा। क्या आपको करण से मिलना है? लेकिन क्यों? हाँ ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स करके आपको कॉल करती हूं, कियारा ने सारे सवालों को अपने मन में दबाते हुए कहा। रवि ने गरिमा को फोन करके करण के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहा। गरिमा इस बात से बहुत डर गई थी कि कहीं रवि करण से उस दिन कैफे वाली बात का बदला ना ले ले, पर उसके पास रवि की बात मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो करण को रवि के साथ मीटिंग करने के लिए कैसे मनाएगी। वो रवि को मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपना फोन निकला और करण को कॉल कर दिया। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद करण ने फोन उठा लिया। करण, तुम कहाँ हो अभी? गरिमा ने कहा। क्यों, क्या हुआ, कोई काम था? वैसे मैं अभी अपने घर पर ही हूँ, करण ने कहा। एक्चुअली बात ये थी कि मैंने तुम्हें बताया था रवि के बारे में, वो तुमसे मिलना चाहता है, गरिमा ने कहा। क्या बकवास कर रही हो, उससे मैं क्यों मिलूं? और वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? उसको अब सबक सिखाना पड़ेगा, करण ने गुस्से में कहा। देखो करण, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो इस बारे में ही बात करना चाहता है। जो हमारे बीच गलतफहमी हुई उसको लेकर बात करना चाहते हैं, गरिमा ने कहा। कैसी गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें और उस रवि को एक साथ कॉफी पीते देखा था, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? करण ने कहा और फोन कट कर दिया। हेलो करण,
गरिमा ने कहा। पर तब तक करण ने फोन कट कर दिया था। ये करण भी ना कभी समझता भी नहीं है। अगर रवि सर को गुस्सा आ गया तो ना जाने वो क्या करेंगे। मुझे करण को मीटिंग के लिए मनाना ही होगा, गरिमा ने अपने मन में सोचा और अपनी कार में बैठ अपने घर से निकल गई। इधर रवि गरिमा को फोन करके अपने हॉस्टल रूम में आ गया। उसने देखा कि विष्णु अभी भी जाग रहा था। जब रवि ने विष्णु की आंखों में देखा तो वो समझ गया कि विष्णु के मन में रवि को लेकर बहुत से सवाल थे। पर रवि ने विष्णु को नजरअंदाज किया और अपने बेड पर आकर लेट गया। जब विष्णु ने देखा कि रवि में उसको नजरअंदाज कर दिया तो वो रवि के पास आकर उसके बेड पर आकर बैठ गया। रवि का, तुम सच में मिस कियारा के मेकअप आर्टिस्ट थे? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। विष्णु ने रवि में सवाल किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिस कियारा झूठ बोल रही थी? उन्होंने जो कहा था वो ही सच है, रवि ने कहा। तो तुम मिस कियारा को कितने अच्छे से जानते हो? विष्णु ने कहा। विष्णु की ये बात सुन रवि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। विष्णु आखिर क्या पूछना चाहता था? जब विष्णु ने देखा कि रवि उसके कहने का मतलब समझ नहीं पा रहा था तो उसने कहा, मतलब तुम मिस कियारा से मेरे लिए एक ऑटोग्राफ ले सकते हो? क्या वो तुम्हें ऑटोग्राफ दे देगी? रवि अब समझ गया था कि विष्णु उससे क्या पूछना चाहता था। हाँ, वो मुझे ऑटोग्राफ दे देगी। जब मैं अगली बार उनसे मिलूंगा तो तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ की बात जरूर करूंगा, रवि ने कहा। जब रवि ने यह कहा तो विष्णु बहुत खुश हो गया। उसने रवि को थैंक यू कहा। इधर गरिमा करण के घर आ गई थी। करण अपने माता पिता के साथ ही दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहता था। उनका वहां पर एक बहुत बड़ा बंगलो था। जब गरिमा अंदर दाखिल हुए तो देखा कि करण के पापा मिस्टर हेमंत मल्होत्रा हॉल में सोफे पर बैठे थे। गरिमा उनके पास गई और उनके पैर छू लिए। जब मिस्टर हेमंत ने देखा कि गरिमा आई थी तो वो खड़े हो गए। अरे गरिमा बेटा, तुम यहाँ कोई काम था क्या? कहीं करण परेशान तो नहीं किया? अगर उसने कुछ किया तो मुझे बताना, उसको अच्छे से सबक सिखा दूंगा, हेमंत ने कहा। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस करण से मिलने आई थी। क्या आप उसको बुला देंगे? गरिमा ने कहा। इतने में ऊपर की सीढ़ियां से करण आता हुआ दिखाई दिया। वो देखो आ गया करण, अब जो भी बात करनी है कर लो, और अगर तुम्हारी बात न माने तो मुझे बताना, हेमंत ने कहा और वहां से अपने रूम में चला गया। हेमंत एक बहुत ही अच्छे और खुश मिजाज आदमी थे। वो खुले विचारों के आदमी थे। वो अपने बेटे करण से बहुत प्यार करते थे। करण उनका इकलौता बेटा था। जब करण ने गरिमा को देखा तो उसे इग्नोर करने लगा, पर गरिमा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। देखो गरिमा, मैंने तुमसे एक बार बोल दिया ना, मुझे उस रवि से नहीं मिलना। और तुम्हें इतनी क्या जल्दी है कि तुम मुझे उस भिखारी से मिलाना चाहती हो? उसका इतना फेवर क्यों ले रही हो? उसको तो मैं बर्बाद करके ही दम लूंगा, करण ने कहा। गरिमा को करण की ये बात सुन बहुत बुरा लगा। वो रवि के बारे में बुरा नहीं सुन सकती थी। वो उसका बॉस था। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो बस तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सके ताकि तुम रवि से बदले की भावना छोड़ दो। ऐसा समझो वो दिल्ली में कोई दुश्मन नहीं बनाना चाहता, गरिमा ने कहा। देखो गरिमा, वो मुझसे बच नहीं सकता। अगर मुझसे बचने के लिए ये सब कर रहा है तो सॉरी, उसने मेरे हाथ तोड़ दिया था, उसकी सजा तो उसे मिलेगी, और उसकी शुरुआत कल ही हो गई थी, करण ने कहा और मुस्कुराने लगा। गरिमा करण के बात सुन कंफ्यूज हो गई। करण ने रवि के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। गरिमा को अब समझ आ गया कि रवि करण से क्यों मिलना चाहता था। शायद करण ने रवि के साथ कुछ गलत किया था, इसलिए रवि उससे मिलना चाहता था। अगर आज वो करण को रवि से नहीं मिलवाती तो करण के लिए मुसीबत आ सकती थी। करण, अगर तुम नहीं आना चाहते तो ठीक है, मैं पापा जी से कहकर तुम्हें मिलने के लिए मजबूर कर सकती हूं, गरिमा ने कहा। गरिमा के लिए हेमंत का वहां होना ही सबसे बड़ी बात थी। वो हेमंत के जरिए करण को मना सकती थी। करण हेमंत को कभी मना नहीं कर सकता था। गरिमा करण को मानने के लिए उसके घर आ गई थी, पर करण नहीं माना। लेकिन जब गरिमा ने कहा कि वो हेमंत से कह देगी, देखो तुम मुझे पापा के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकती, ये गलत बात है, करण ने कहा। नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है, तुम्हें रवि से मिलना ही होगा, गरिमा ने कहा। अच्छा ठीक है, पर बस एक बार ही मिलने जाऊंगा, और उससे बोल देना मुझसे अच्छे से पेश आए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, करण ने कहा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी, पर तुम जरा अच्छे से बात करना, गरिमा ने कहा। अच्छे से क्या मतलब? मैं बस उससे मिलने जा रहा हूं, इतना ठीक होगा,
करण ने कहा। गरिमा ने सोचा, अब इस मामले में ज्यादा बात करना चाहता ठीक नहीं होगा। अगर उसने अब करण को अब और कुछ कहा तो शायद करण फिर से मिलने के लिए मना कर दे। ठीक है, मैं तुम्हें मीटिंग का एड्रेस मैसेज कर दूंगा, गरिमा ने कहा और वहां से चली गई। फिर उसने रवि को फोन किया। हेलो रवि सर, करण आपसे मिलने के लिए मान गया है। वैसे आप दोनों के लिए मैं एक रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स कर देती हूं, गरिमा ने कहा। अच्छा ठीक है, कल शाम की मीटिंग फिक्स करना, रवि ने कहा और फोन कट कर दिया। अगले दिन सुबह रवि को कॉलेज नहीं जाना था। वो अपने लिए एक काम ढूंढना चाहता था। वो चाहता था कि वो दिल्ली में पूरी तरह से अपनी नकली पहचान के साथ ही रहे। उसके लिए उसे अपने लिए एक काम भी शुरू करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उस पर जरा भी शक करे। उसके लिए जरूरी था कि जब तक वो दिल्ली में है उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त ही रहे। हालांकि जब रवि दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक उसने बहुत से लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। अब वो अपनी इस सीक्रेट पहचान से किसी और से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। वो बस अपनी इस पहचान से अपने आप और अपने दोस्तों को सेफ रखना चाहता था। रवि को पता था अगर उसकी रियल आइडेंटिटी सबको पता चली तो पूरे देश में ये बात फैलने में देर नहीं लगेगी और उसकी पूरी कॉलेज लाइफ बर्बाद हो सकती थी। रवि अपनी पहचान तब तक गुप्त रखना चाहता था जब तक वो अपनी स्टडी पूरी न कर ले। रवि कोई ऐसा काम देखना चाहता था जो उसकी अभी को हालत पर सही से मैच हो, कोई ऐसी नौकरी जिससे उसका खर्च चल सके। इसके बाद रवि ने एक टैक्सी ली और दिल्ली के उस इलाके की ओर चला गया जहां पर रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो अपने लिए कोई भी डिलीवरी बॉय की नौकरी करना चाहता था क्योंकि उसको सिटी में गाड़ी चलाने की अच्छी नॉलेज थी और उसके लिए एक डिलीवरी बॉय की नौकरी अच्छी थी। रवि का मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रवि को अपने परिवार में बचपन से ही ये बात सिखा दी गई थी और रवि को कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं थी और रवि को लोग क्या कहेंगे इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी। रवि की ये सोच थी कि किसी भी काम को शुरू करते समय अगर आप किसी भी आदमी की राय लेंगे तो वो लोग हमेशा आपको गलत राय ही देंगे। वो अपनी रास्ता बनाकर नहीं देंगे। अपने रास्ते अपने आप को ही बनाने पड़ते हैं। कुछ ही देर में रवि दिल्ली के उस इलाके में आ गया जहां रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा होते हैं। रवि ने देखा कि वहां के रेस्टोरेंट बहुत ही बड़े और अच्छे भी थे। रवि उनमें से एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गया। रवि ने जब रेस्टोरेंट को अंदर से देखा तो पाया कि यह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था। रवि को वहां का माहौल भी अच्छा लगा। रवि अब बस उम्मीद कर रहा था कि उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, पर गया। रवि ने देखा कि वहां पर एक लड़की थी जो रिसेप्शनिस्ट थी। हेलो मैडम, क्या मैं यहाँ के मैनेजर से मिल सकता हूं? रवि ने उस लड़की से कहा। सर सॉरी, लेकिन आप मैनेजर से इस वक्त नहीं मिल सकते। वो अंदर वीआईपी हॉल में हमारे स्पेशल गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। अगर कोई काम हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, उस लड़की ने कहा। दरअसल मुझे यहाँ पर कोई काम चाहिए था। अगर यहाँ पर कोई काम के लिए सीट है तो मुझे अभी अर्जेंट चाहिए। अगर पार्ट टाइम भी होगी तो चलेगी, रवि ने कहा। जब उस लड़की ने रवि के ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। वो बार बार रवि को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वो रवि को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। रवि समझ गया था कि वो लड़की क्या सोच रही थी। सर, आप यहां पर किस टाइप का काम करना चाहते हैं ताकि उस हिसाब से हम देख सकें, उस लड़की ने कहा। डिलीवर का हो तो अच्छा रहेगा, रवि ने कहा। सर 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए, इस लड़की ने कहा और अपने लैपटॉप में कुछ देखने लगी। कुछ देर तक लैपटॉप में देखने के बाद उसने रवि से कहा, सर अभी तो डिलीवरी बॉय के लिए कोई काम नहीं है, पर यहां पर वेटर के लिए एक जॉब है। अगर आप चाहें तो यहां पर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रवि अब कुछ सोचने लगा। उसने सोचा कि अगर डिलीवरी का काम नहीं तो वेटर का ही सही। वेटर के काम में भी कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, मैं कोई भी काम कर लूंगा, पर मैं ये काम पार्ट टाइम ही करूंगा और सिर्फ शाम के 4 से 8 बजे तक की शिफ्ट में काम करूंगा, मेरा कॉलेज टाइम के बाद, रवि ने कहा। क्या रवि को वहां पर जॉब मिल जाएगी और कैसी होगी रवि और करण की मुलाकात? रवि जब अपने लिए जॉब ढूंढने निकला तो उसने सोचा कि उसे एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल जाएगी, पर जब वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा तो पता चला कि वहां पर एक वेटर के लिए जॉब थी। रवि ने कुछ देर सोचने के बाद
उस जॉब के लिए हाँ कर दी। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करके आपके लिए जॉब फिक्स करती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। इसके बाद वो लड़की अंदर मैनेजर से मिलने के लिए चली गई। जब वो वहां से चली गई तब रवि ने वो रेस्टोरेंट देखना शुरू किया। रवि ने देखा कि रेस्टोरेंट सच में काफी बड़ा और आलीशान था। रवि ने जब वहां पर खाना खा रहे कस्टमर को देखा तो वो समझ गया कि ये एक दिल्ली का नामी रेस्टोरेंट है और वहां पर बड़े बड़े लोग खाना खाने आते थे। रवि ने रेस्टोरेंट के बाहर देख लिया था, वहां पर बहुत से महंगी महंगी कार खड़ी थी। रवि बस ये ही उम्मीद कर रहा था कि उसका सामना किसी जान पहचान वाले से ना हो। कुछ ही देर वहां पर रेस्टोरेंट का मैनेजर और वो लड़की भी वहां आ गई। रवि ने मैनेजर को हेलो कहा और हाथ मिला लिया। मैनेजर ने भी पॉलिटली रवि से हाथ मिलाया। क्या आपको इस यहां पर वेटर की नौकरी करनी है? मैनेजर ने पूछा। हाँ, रवि ने कहा। ठीक है, पर हमारे रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब ही मिलेगी और जैसा तुमने कहा तुम्हारे लिए शाम को 4 से 8 की शिफ्ट रख दी है, तो कल से कम पर आ जाना, मैनेजर ने कहा। हाँ ठीक है सर, पर वो सैलरी, रवि ने कहा। सैलरी के लिए हम कल बात करेंगे। कल पहले तुम काम करना, उसके हिसाब से मैं तुम्हारी सैलरी डिसाइड करूंगा, मैनेजर ने कहा। ठीक है, मैं कल 4 बजे आ जाऊंगा, रवि ने कहा और वहां से बाहर आ गया। रवि जब बाहर आया तो देखा कि वहां पर कियारा और अर्जुन दोनों अपनी कार लेकर आए हुए थे। रवि को लगा शायद वो वहां पर खाना खाने आते थे। रवि ने उनसे इस वक्त बात करना सही नहीं समझा। वो नहीं चाहता था कि दिल्ली में कोई भी उसे कियारा के साथ देखे, इसलिए रवि उनको नजरअंदाज करके वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था। पर तभी पीछे से रवि ने आपके नाम को किसी के मुंह से सुना। रवि समझ गया कि ये कियारा की आवाज थी। कियारा ने रवि को वहां से जाते हुए देख लिया था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कियारा उसकी ओर ही आ रही थी। रवि को लगा कि उसको कियारा से बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए रवि ने फिर से कियारा को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। पर इतने में कियारा भागती हुई रवि के आगे आ गई। रवि, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? मैं कब से तुम्हें बुला रही थी। इग्नोर करना भी सीख गए, कियारा ने कहा। नहीं, वो बस में। रवि ने अपनी पूरी बात नहीं की। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम भी यहां खाना खाने के लिए आए हो? कियारा ने पूछा। नहीं, वो मैं यहां पर कंपोनेंट प्लेसमेंट। अच्छा, मतलब तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तो चलो साथ में खाना खाते हैं, कियारा ने रवि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। नहीं, तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है वैसे भी, रवि ने कहा। नहीं रवि, अब यहां आ गए हो तो खाना खाकर ही चलते हैं, कियारा ने कहा। जब रवि ने देखा कि कियारा अब बहुत जिद करने लग रही थी तो उसे लगा कि कियारा की बात मान लेनी चाहिए। अगर किसी ने रवि और कियारा को इस तरह बात करते हुए देखा तो बहुत जल्द बातें बनने लग जाएगी और रवि अपने बारे में जितनी बात दबा सकता था दबाना चाहता था। उसके लिए कुछ दिनों की ये गुप्त रहना जरूरी था, इसीलिए वो इंटरनेट के किसी भी स्कैंडल में नहीं फंसना चाहता था। ठीक है, मैं तैयार हूं, रवि ने कहा। जब रवि खाना खाने के लिए मान गया तो कियारा बहुत खुश हो गई और उसकी ये खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जब अर्जुन को कियारा के पास ही खड़ा था, उसने कियारा के चेहरे पर रवि के नाम पर इतनी खुशी देखी तो उसके बहुत जलन होने लगी। उसे लगा कि कियारा रवि के नाम पर इतना खुश क्यों हो रही थी। रवि तो बस उसका मेकअप आर्टिस्ट था, फिर कियारा रवि से इतना चिपक क्यों रही थी? अर्जुन की नजर में रवि सिर्फ के सिंपल सा कॉलेज स्टूडेंट था और कुछ नहीं। पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो इस बात को अपने मन में ही दबा देना चाहता था। इसके बाद रवि, कियारा और अर्जुन तीनों रेस्टोरेंट में आ गए। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर आए तो उनको देखकर वहां पर खाना खा रहे लोग हैरान रह गए। सबके लिए ये एक फैन मोमेंट था। कियारा देश की सुपरस्टार थी। उसके पूरे देश में लाखों फैंस थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब कियारा पर अपनी जान छिड़कते थे। इतने में अर्जुन का फोन बजा। अर्जुन ने अपना फोन लिया और बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद अर्जुन ने फोन रख दिया और उसने कियारा से कहा, कियारा, तुम और रवि लंच एंजॉय करो, मैं आज आपके साथ नहीं खा पाऊंगा। मुझे एक अर्जेंट काम के लिए जाना है तो तुम दोनों खाओ। हाँ ठीक है, कियारा ने कहा। कियारा तो यही चाहती थी, वो रवि से अकेले में ही बात करना चाहती थी और अभी अर्जुन खुद वहां से जा रहा था। पर रवि के लिए
अर्जुन का वहां से जाना अच्छा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसका और कियारा का साथ होने का कोई मतलब निकाले। मेरे सभी रीडर्स को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप सभी पर भगवान शिव कृपा करें और आप मुझे और मेरी स्टार को प्यार देंगे। और एक छोटी रिक्वेस्ट, आज के लिए स्टोरी के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रवि को कियारा जबरदस्ती अपने साथ खाना खाने के लिए लेकर आ गई थी। कियारा के साथ अर्जुन भी था, पर उसको किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा। अब रवि और कियारा ही वहां पर खाना खा रहे थे। रवि को कियारा के साथ खाना खाने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। रवि नहीं चाहता था कि उसका नाम कियारा के साथ जोड़ा जाए। बेवजह ही रवि के बारे में लोग जानना चाहेंगे। कियारा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ, रवि ने कहा। क्या रवि, अब आ गए हो तो बैठो, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मेरे पास बैठे रहे बस। कियारा ने रवि का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। अब रवि को लगा कियारा से जिद करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए रवि भी चुपचाप वहां पर बैठ गया। अभी तक खाना आया नहीं था। जब रवि ने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। अब तो रवि को और अजीब लगने लगा। उसके लिए सभी लोगों की नजरें किसी बाज के नजर से कम नहीं थीं। सब लोग रवि को बहुत ही गुस्से भरे भाव से देख रहे थे। अरे यार, ये मिस कियारा के साथ जो लड़का है वो कौन है? वहीं पर खाना खा रहे एक आदमी ने अपने साथ वाले लड़के से पूछा। अगर मिस कियारा उस लड़के के साथ खाना खा रही हैं, इसका मतलब वो उनका बॉयफ्रेंड ही होगा, उस लड़के ने कहा। अरे नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लड़का दिखने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। मिस कियारा इसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगी? उस आदमी ने कहा। चारों तरफ रवि और कियारा की ही बातें चल रही थीं। रवि को तो अब थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। क्या हुआ रवि, इन लोगों के बातों पर ध्यान मत दो, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कियारा ने कहा। रवि ने हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया। इतने में वहां पर एक वेटर रवि और कियारा के लिए उनका ऑन ऑर्डर ले आया। ऑन ऑर्डर रवि ने दिया था। रवि ने खाने में पास्ता और एक वाइन की बोतल मंगवाई थी। ऑन ऑर्डर आने के बाद दोनों ने खाना शुरू कर दिया। रवि का डर अब खत्म हो गया। उसे अब लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस अपना लंच एंजॉय कर रहा था। इधर उसी रेस्टोरेंट में एक दूसरी टेबल पर कुछ लड़के कब से रवि और कियारा को ही देख रहे थे। वो करीब 5 लड़के थे। भाई, वो मिस कियारा ही है ना? उन लड़कों में से एक ने कहा, जिसका नाम रूपेश था। हाँ, वो सुपरस्टार मिस कियारा ही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक भिखारी से दिखने वाले लड़के के साथ क्या कर रही है। ये मिस कियारा के एटीट्यूड से मैच नहीं कर रहा। मिस कियारा को तो हमारे भाई के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे लड़के ने कहा। क्या सच्ची में? उस लड़के ने कहा जिसको सभी लड़के अपना भाई बता रहे थे। उसका नाम नितिन था। हाँ नितिन भाई, मिस कियारा और अपनी जोड़ी तो एक नंबर लगेगी। उस लड़के को तो देखो, उसकी इतनी औकात नहीं है कि मिस कियारा को अच्छा खाना खिला सके। वही सस्ता वाला रेड सॉस पास्ता और लोकल ब्रांड की वाइन। रुपेश ने रवि और कियारा की टेबल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर मिस इस लड़के के साथ क्यों है? क्या वो उनका ड्राइवर है? शायद मिस कियारा बहुत ही अच्छी है, इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को भी साथ में खाना खाने के लिए बुला लिया, नितिन ने कहा। हाँ, ये हो सकता है, रुपेश ने कहा। अब नितिन हल्का हल्का सा मुस्कुरा उठा। फिर उसने अपने पास एक वेट्रेस को बुलाया और कहा, मेरी तरफ से एक रेड वाइन के बॉटल मिस कियारा की टेबल पर भेज दो। और उनको बोला, ये वाइन मिस्टर नितिन देशमुख की तरफ से। नितिन की ये बात सुन उसके सभी दोस्त भी हंसने लगे। उनको समझ आ गया था कि नितिन मिस कियारा के साथ दोस्ती कराना चाहता था। जब वेट्रेस में नितिन की बात सुनी तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो एक रेड वाइन के बॉटल और एक कार्ड के साथ बाहर आई। फिर वो नितिन की टेबल पर गई और उसने नितिन को वो कार्ड दे दिया। नितिन ने उस कार्ड पर लिखा और वापस ट्रे पर रख दिया। उस वेट्रेस में वो ट्रे ली और कियारा की टेबल पर आ गई। मैम गुड आफ्टरनून, ये वाइन आपके लिए। वेट्रेस ने वो वाइन और कार्ड कियारा की टेबल पर रख कर कहा, लेकिन हमने तो कोई वाइन ऑन ऑर्डर नहीं, कियारा ने कहा। नहीं मैडम, आप समझ ही नहीं, ये वाइन मिस्टर नितिन देशमुख की तरफ है।
और ये कार्ड उनकी तरफ से, उस वेट्रेस ने नितिन की टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। जब कियारा और रवि ने उस तरफ देखा तो पाया कि नितिन ने उनकी तरफ अपनी वाइन ग्लास की ऊपर करके चीयर्स किया। कियारा ने नितिन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप ये वाइन वापस मिस्टर नितिन की देकर आ जाओ और उनसे कह देना कियारा को मिस्टर नितिन से दोस्ती रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कियारा ने कहा। कियारा की ये बात सुन वो वेट्रेस हैरान रह गई। कोई भला नितिन को कैसे माना कर सकता था। मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? मिस्टर नितिन ने आपको इतने प्यार से दिया है, उस वेट्रेस ने कहा। तो मैं कह रही हूं, इतने प्यार से उन्हें वापस ले आओ, कियारा ने कहा। कियारा का ऐसा जवाब सुन रवि को हंसी आ गई, पर रवि के हंसने से उस वेट्रेस को गुस्सा आ गया। उसने अपनी ट्रे उठाई और सीधा जाकर नितिन के टेबल पर चली गई। उसने नितिन को सारी बात बता दी जो उसके और कियारा के बीच हुई थी। रवि और कियारा जब खाना खा रहे थे तब नितिन ने कियारा को एक वाइन की बोतल ऑफर की, पर कियारा ने वाइन लेने से मना कर दिया। इस बात पर रवि को भी हंसी आ गई। जब कियारा ने साफ मना कर दिया तो वेट्रेस ने यह बात जाकर नितिन को बता दी। जब नितिन ने यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। कियारा से ज्यादा उसे रवि पर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि कियारा ने उसे रवि की वजह से मना किया था और ऊपर से रवि नितिन पर हंसा भी था। ये बेइज्जती नितिन को बिल्कुल सहन नहीं थी। वो रवि से अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मन बना चुका था। नितिन उठा और अपने 5 और दोस्तों के साथ रवि और कियारा की टेबल के पास आ गया। जब रवि और कियारा ने देखा कि नितिन और उनके टेबल के पास गए तो उन्होंने सबको इग्नोर किया और लंच एंजॉय करने लगे। जब नितिन और उसके दोस्तों ने देखा कि रवि उनको इग्नोर कर रहा है तो उसे और गुस्सा आ गया। क्या तुझे ज्यादा हंसी आ रही है? अगर उतनी अकड़ दिखाई तो आगे से ये अकड़ दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तू तो आखिरकार मिस कियारा का ड्राइवर ही है ना, तो फिर तुझमें इतना एटीट्यूड किस बात का? नितिन ने कहा। नितिन की इस बात पर रवि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उल्टा वो तो नितिन को मन ही मन थैंक यू बोल रहा था कि उसने रवि को कियारा का ड्राइवर बताया। इससे जो लोग अभी तक रवि और कियारा के बारे में अफवाह फैला रहे थे वो सब चुप हो गए। पर कियारा को नितिन की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके होते हुए नितिन रवि को उसका ड्राइवर नहीं बोल सकता था। उसके लिए रवि ये इंसल्ट बर्दाश्त से बाहर थी। ओ हेलो मिस्टर नितिन, अपनी हद में रहो। तुम्हें रवि को मेरा ड्राइवर बोलने का कोई हक नहीं कर। और रवि हंसे या रोए, तुझे उससे क्या? अपने काम से काम रखो। अगर दूसरों के काम में टांग अड़ाओ तो इसका नतीजा भी अच्छा नहीं होगा, कियारा ने कहा। कियारा की ये बात सुन वहां पर खड़े सभी लड़के हंसने लगे। नितिन भी जोर जोर से हंसने लगा। मिस कियारा, आपकी अब तक मैं इस नाते इज्जत कर रहा था कि आप एक सुपरस्टार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी, नितिन ने कहा। यह सुन कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर उसने अपने आप को शांत किया। देखो, मुझे तुम्हारी वाइन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं किसी अनजान से वाइन ले सकती हूं, तो अब आप जा सकते हैं, कियारा ने कहा। मिस कियारा, तुम जानती भी हो तुमने किसको न करने की हिम्मत की है। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं जयपुर के सबसे बड़े परिवार देशमुख परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। तो तुम ये समझो कि तुम्हारा करियर मेरे हाथों में है, तो ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, नितिन ने कहा। नितिन की ये बात सुन कियारा गुस्से का घूंट पीकर रह गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो नितिन का मुंह तोड़ दे। नितिन की देशमुख परिवार वाली बात से कियारा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो रवि के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे पता था रवि के आगे नितिन और यहां तक कि पूरे देशमुख परिवार की कोई औकात नहीं थी। इसीलिए देशमुख परिवार का नाम सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई डर भाव नहीं आया। उल्टा उसे और हंसी आ गई। कियारा को हंसता देख रवि को भी हंसी आ गई। जब नितिन और उसके दोस्तों ने देखा कि रवि उन पर हंस रहा था, उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया। अबे साले, तुझे मरना है क्या? तुझे इतनी हंसी किस बात की आ रही है? तुझे दिल्ली में जिंदा नहीं रहना क्या? अगर अच्छे से दिल्ली में रहना है तो अपनी औकात और लिमिट में रहो। मुझसे पंगा लिया तो फिर ठीक नहीं होगा, नितिन ने उस रवि का कॉलर पकड़कर कहा। जब रवि ने देखा कि नितिन ने उसका कॉलर पकड़ लिया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। अब तक रवि इसीलिए चुप था क्योंकि वो किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था।
पर अब तो नितिन ने लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। रवि को लगने लगा कि नितिन ने उसका कॉलर पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब कियारा ने रवि का गुस्से वाला भाव देखा तो वो बहुत डर गई। कियारा को रवि के गुस्से के बारे में सब पता था। अब उसे नितिन और उसके दोस्तों के लिए बुरा लगने लगा। कियारा को रवि की असली ताकत के बारे में पता था। रवि एक छुपा रुस्तम था। रवि की असली फाइटिंग स्किल के बारे में सिर्फ रवि के परिवार में लोगों को ही पता था। रवि ने आज तक कभी भी अपनी पूरी ताकत से कभी भी लड़ाई नहीं की थी। कियारा अब श्योर थी कि रवि अब शायद नितिन और उसके दोस्तों की हालत खराब कर सकता है। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ नितिन, तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरी कॉलर छोड़ और मुझसे और मिस कियारा से माफी मांग ले। नहीं तो क्या है? क्या कर लेगा तू? धमकी दे रहा है। अब मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, मुझसे माफी मांगो, वो भी पैरों में गिरकर, तभी तू यहां से जा पाएगा। नितिन ने रवि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा और रवि का कॉलर और कसकर पकड़ लिया। इस बात से रवि को और ज्यादा गुस्सा आ गया। रवि ने नितिन का हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि एक ही झटके में उसके हाथ ही हड्डी टूट गई। फिर रवि ने नितिन को जोर से धक्का दिया तो नितिन थोड़ा दूर जाकर गिरा। इस बात से नितिन को और भी गुस्सा आ गया। मारो इस साले को, ये आज यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए। नितिन ने अपने दोस्तों को रवि पर हमला करने के लिए कहा। जहां ही वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना। किसी की आवाज आई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।